हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 से इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया है। और अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोगों ने इसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि F इज इक्वल टू एफ, जो फोर्स यहाँ पे लगता है वो जो मोमेंटम है, यानी कि एम वी माइनस एम यू बाई टी। ठीक है, F इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। तो मोमेंटम चेंज के बारे में बेसिकली ये बात करता है कि मोमेंटम चेंज हो रहा है, प्लस टाइम यहाँ पे है। तो टाइम का मतलब हुआ कि कितने टाइम में ये मोमेंटम चेंज हुआ है। अब आप खुद ही देखिए यहाँ पे, अगर मोमेंटम चेंज में ज्यादा टाइम लगेगा तो मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा, यानी मोमेंटम चेंज कम होगा। तो मोमेंटम चेंज अगर यहाँ पे कम होगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, और ये मोमेंटम चेंज अगर कम समय में हुआ है, यानी कि कम समय में अगर मोमेंटम चेंज हुआ है तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के हम यहाँ पे एवरीडे लाइफ में मोमेंटम का कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसको कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पे जो एम वी माइनस एम यू है वो 100 है। ठीक है, और टाइम को अगर हम लेते हैं, जैसे कि अगर हमने टाइम को ले लिया यहाँ पे 10, टाइम को अगर हम 10 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10, यानी कि मोमेंटम चेंज कितना हुआ 10। और यहाँ पे फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना लगा, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग गया। ठीक है, अब अगर इसी चीज को, यानी कि मोमेंटम चेंज को अगर हम 100 ही रखें, यानी कि जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो उतना ही है। ठीक है, लेकिन अगर टाइम को यहाँ पे हम कम कर दें, टाइम को कम करके अगर हम 2 कर दें, मान लीजिए 2 सेकंड में, यानी 2 सेकंड में ही ये मोमेंटम चेंज हो गया सीधे। ठीक है, तो मोमेंटम चेंज हो गया तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। ठीक है, अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कहीं पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा हो या फिर कहीं पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा हो, 10 न्यूटन का फोर्स अगर लगा है तो वो कम फोर्स है, यानी कि डैमेज कम होगा। और अगर यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 50 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो उसमें डैमेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसी चीज पे ध्यान रखना है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, यानी कि मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम चेंज के बारे में बात होती है। तो मोमेंटम चेंज में जितना ज्यादा समय आप लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 10 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, ज्यादा समय लगाएंगे तो फोर्स यहाँ पे कम हो जाता है, कम समय लगाएंगे तो फोर्स यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स अगर ज्यादा लगेगा तो डैमेज भी ज्यादा होगा, फोर्स कम लगेगा तो डैमेज कम होगा। ठीक है, आइए अब इसी पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। अब मान लीजिए कि क्रिकेट बॉल है, ठीक है, जो इस तरीके से आ रही है, बहुत फास्ट मूविंग आ रही है। ठीक है, तो जो बॉलर होता है वो क्या काम करता है, बॉलर उस बॉल को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे करता है। तो पीछे करने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या करता है कि मोमेंटम जो है यहाँ पे, मोमेंटम चेंज के लिए वो टाइम लगाता है। तो मोमेंटम चेंज यहाँ पे धीरे धीरे होता है। तो मोमेंटम चेंज अगर धीरे धीरे होगा तो यहाँ पे मान लीजिए 10 सेकंड में जाकर के मोमेंटम चेंज हुआ, तो उसके हाथ पे फोर्स कितना लगा, सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगा यहाँ पे। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो उसके हाथ पे चोट कम आएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो क्या करता, अगर बॉल इस तरीके से आती है और वो तुरंत यहीं पे ऐसे रोके रहता और इसको पकड़ने की कोशिश करता, तो यहाँ पे अचानक से, है ना, तो जो गेंद तो रुक जाती, लेकिन मोमेंटम चेंज जो है तुरंत वो वहां पे जीरो होता मोमेंटम। और ये मोमेंटम चेंज जो है कम समय में होता, कम समय में होता तो फोर्स ज्यादा लगता, फोर्स ज्यादा लगता तो उसके हाथ पे चोट ज्यादा लगती। ठीक है, तो हमें यही चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मोमेंटम चेंज में हमें टाइम को इंक्रीज करना है, टाइम को लगाना है। तो टाइम अगर इंक्रीज नहीं होता है तो इससे दिक्कत यही होती है कि मोमेंटम चेंज जितना फास्ट होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा वहां पे। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको लिखने में कैसे लिखेंगे कि इंक्रीज टाइम टू रिड्यूस वेलोसिटी। जितना टाइम हम लगाएंगे बॉल को कैच करने के लिए, जितना टाइम उसको देंगे उसको रोकने के लिए, उतना ही यहाँ पे वेलोसिटी रिड्यूस होगी। वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो एक्सीलरेशन रिड्यूस होगा, और एक्सीलरेशन रिड्यूस होगा तो इसका मतलब फोर्स रिड्यूस होगा। ठीक है, सब चीजें कोरिलेटेड है। वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन रिड्यूस होगा तो यहाँ पे फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए। जब ए यहाँ पे कम होगा तो फोर्स भी यहाँ पे कम हो जाएगा।
यानी कि आपके हाथ पे फोर्स कम लगेगा। ठीक है। इफ वी स्टॉप द बॉल सडनली, अब मान लीजिए कि आप नहीं मान रहे हैं मोमेंटम चेंज के रूल को, आप सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही है, तो यहाँ पे अगर आप अचानक से गेंद को रोकते हैं तो हाई वेलोसिटी डिक्रीज टू जीरो, यानी कि जो बहुत स्पीड में गेंद आ रही है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और वो अचानक से जीरो पर चली जाती है इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और वेलोसिटी को जीरो होने में बहुत कम समय लगता है वहां पे। तो इससे होगा क्या कि लार्ज चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज है वो ज्यादा मात्रा में होता है और वहां पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाता है। तो ज्यादा फोर्स अगर अप्लाई होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो आपके हाथ पे ज्यादा चोट लगेगी, यानी फील्डर के हाथ पे ज्यादा चोट लगती है। ठीक है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो अगर कम समय में होगा तो फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, और मोमेंटम चेंज में वेलोसिटी चेंज जो हो रहा है, यानी कि मोमेंटम चेंज जो हो रहा है, ठीक है, टाइम जितना ज्यादा लगेगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। टाइम जितना कम लगाएंगे मोमेंटम चेंज जितनी जल्दी होगा, ठीक है, जितने कम समय में होगा फोर्स उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा। तो जब भी मोमेंटम चेंज की बात हो या इस तरह के एक्सप्लेनेशन की बात हो तो आप ये एग्जांपल याद रख सकते हैं कि अगर मोमेंटम चेंज मान लीजिए 100 का है, ठीक है, टाइम अगर आप 10 सेकेंड लगाते हैं तो फोर्स 10 न्यूटन आ गया, कम आया। अगर आप यहाँ पे 100 न्यूटन का ही 100 का ही मोमेंटम चेंज है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम आपने 2 सेकेंड का खाली लगाया है, 2 सेकेंड का, ठीक है, तो इसमें फोर्स कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। अब आप खुद ही इमेजिन करिए, मान लीजिए कि मोमेंटम चेंज जो है वो 100 का ही है, ठीक है, और उसे आपने 1 सेकंड में चेंज कर दिया, यानी कि ये जो चेंज हुआ है 100 का वो 1 सेकंड में हुआ है, यानी कि विद इन 1 सेकंड आपने 100 मोमेंटम चेंज कर दिया। तो इसमें हुआ क्या कि फोर्स कितना अप्लाई हो जाएगा इसमें, 100 न्यूटन, सीधे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे है, इन ए हाई जंप एथलीट इवेंट। हाई जंप में क्या होता है, जब कोई पर्सन हाई जंप करता है तो हाई जंप में जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे के साइड में यहाँ पे या तो कुशन्ड बेड लगाते हैं, यानी कि गद्दा लगा देते हैं, या फिर यानी कुशन्ड बेड लगाते हैं, गद्दा, या फिर सैंड बेड लगा देते हैं। अब कुशन्ड बेड क्या है, अब मान लीजिए कि ये कुशन है, इस तरीके से करके कुशन बेड लगाया हुआ है, ठीक है, ये फोम वगैरह यहाँ भरा हुआ होता है। जब कोई पर्सन इस पे ऐसे गिरता है तो होगा क्या, ये जो है धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ दब जाता है। तो इसमें होगा क्या कि इसकी जो वेलोसिटी है, जो जिस वेलोसिटी से आया है वो धीरे धीरे चेंज होगा, यानी कि मोमेंट में जो चेंज है, मोमेंटम में जो चेंज है वो धीरे धीरे होगा, यानी उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो रेट ऑफ मोमेंटम चेंज में अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो फोर्स यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कि उसको लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा और उसको चोट कम लगेगी। ठीक है। और फिर इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कि यूज ऑफ कुशन्ड बेड और सैंड बेड। क्यों भाई, क्यों यूज करते हैं इसको, तो इंक्रीज टाइम इन मोमेंटम चेंज। ठीक है, मोमेंटम चेंज में टाइम को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे इसको लगाते हैं। रिड्यूस द फोर्स लेस हार्म, यानी कि फोर्स कम हो जाता है और नुकसान कम होता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसी एग्जाम्पल से और भी आप बाकी के एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि दो चीजें हैं, दो चीजों में एक बस है और एक कार है, ठीक है, तो ये दोनों अगर सीधे सीधे आते हैं आमने सामने और उनके बीच में टक्कर होती है, ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पे अगर अचानक से, ठीक है, अगर अचानक से मोमेंटम चेंज हुआ और वेलोसिटी बहुत कम समय में जीरो पर आ गई, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि फोर्स वहां पे बहुत ज्यादा लग जाएगा, फिर फोर्स ज्यादा लग जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया लग जाएगा और बॉडी जो है आगे की तरफ टकरा जाएगी, बहुत तेजी से टकराएगी, है ना, तो इससे डैमेज ज्यादा होता है, नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही चीजों को धीरे धीरे किया जाए, स्लो मोशन में किया जाए, ठीक है, ब्रेक अप्लाई कर दिया जाए धीरे धीरे करके, तो गाड़ी जो है रुक जाती है और जो अंदर लोग बैठे होते हैं या कार का आगे वाला हिस्सा या कार को खुद को उतना डैमेज नहीं होता अगर
धीरे से मतलब कम वेलोसिटी के साथ अगर कोई चीज टकराती है तो उसमें वेलोसिटी चेंज, क्योंकि वेलोसिटी एक तो कम होती है प्लस वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो मोमेंटम चेंज में टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए फोर्स अप्लाइड जो है वो कम होता है। लेकिन अचानक से अगर वही चीज हो जाए, मोमेंटम चेंज अचानक से हो गया, कम समय में हो गया, तो ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाता है। जैसे ही ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो वो डैमेज उतना ही ज्यादा करता है। ठीक है, तो आई होप जब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मोमेंटम चेंज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो आपने बताया है वो आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है जरा जल्दी से बताइए। बिल्कुल, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया को, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी एफ इक्वल टू एम ए के थ्रू हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, और ए यहाँ पे क्या है? वी माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये जो टी है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ के साथ, तो एफ टी इक्वल टू यहाँ पे सीधे आ गया मोमेंटम चेंज। ठीक है, एम वी माइनस एम यू इक्वल टू एफ इंटू टी। अब यहाँ पे अगर हम कुछ कंडीशंस ले लेते हैं, जैसे कि फोर्स यहाँ पे जीरो अगर करते हैं, ठीक है, तो फोर्स अगर जीरो हो गया यानी कि फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ ही नहीं है। फोर्स नहीं अप्लाई हुआ है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यानी कि वी यू के बराबर हो जाएगा, और टाइम चाहे जो भी हो, टाइम से कोई लेना देना नहीं। जब फोर्स ही यहाँ पे जीरो है तो टाइम से क्या मतलब है कि कितना टाइम हम काउंट कर रहे हैं। मोमेंटम उतना का उतना ही रहेगा, मोमेंटम चेंज होगा ही नहीं, जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम रहेगा। ठीक है, कोई मास में अगर वेलोसिटी थी तो उतनी ही रहेगी, और नहीं थी तो नहीं रहेगी। फिर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यू थ्रू आउट द टाइम। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी उसके पास उसने गेन किया हुआ था यू, इनिशियल वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव करता रहेगा। यानी कि उसमें जब फोर्स ही नहीं लगाया आपने, मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ, वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, तो वो जिस वेलोसिटी से था उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अगर u को जीरो कर दिया आपने, यानी कि u जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, और फोर्स भी जीरो है, तो इसका मतलब हुआ कि v भी यानी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा। जब आपने फोर्स लगाया ही नहीं तो जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी ही रहेगी ना, तो उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पे रह गई, v भी जीरो हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पर रहेगा, यानी कि मूव नहीं करेगा। ठीक है, बाकी ये आपको समझने के लिए था। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है, एफ इक्वल टू एम ए। फोर्स हर जगह पे लगता है, और फोर्स के बिना कोई मोशन होता नहीं है। ठीक है, और तो फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स के बारे में ही बताता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात होती है। मोमेंटम चेंज आपने देखा ही कि मोमेंटम चेंज जितना फास्ट करेंगे फोर्स उतना ही अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता ही यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना कम होगा फोर्स उतना ही कम अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन थे, ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो आपको आना चाहिए, और ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखिए कि अगर मोमेंटम चेंज के बारे में डिस्क्राइब करना ही है आपको तो कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ रट करके अगर जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा कि कैचिंग बॉल हाथ पीछे करते हैं कम चोट लगती है, लेकिन इसके पीछे का कारण यही है कि मोमेंटम चेंज के लिए टाइम वहां पे ज्यादा दिया जाता है, तो टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है आपके इस लेसन का। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह लगाएंगे और बाकी की चीजें। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। क्लास 9th में आप हैं तो क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के बच्चों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। जल्दी ही उनके सब्जेक्ट जो साइंस है, मैथमेटिक्स हैं, उनके भी वीडियो जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।